अगर आपको पता चले कि एक सवाल जो बार बार ये कहा जाता था कि जो बीजेपी का राइज है वो थ्रेट हो सकता है रीजनल पार्टीज़ के लिए, जो प्रदेशों में क्षत्रप हैं उनके लिए। हाल फिलहाल की जो कुछ घटनाएं हैं, महाराष्ट्र का उदाहरण है, एक टीडीपी से अलायंस की कोशिश है, ओडिशा में अलायंस की कोशिश है, ऑलमोस्ट अनाउंस होना बाकी है। अभी इसको कैसे देखें? क्या बीजेपी क्षत्रपों को ख़त्म भी करना चाहती है क्योंकि उससे उसको फ़ायदा है और कांग्रेस से सीधा मुकाबला होगा, पर अस्थायी तौर पर जो अभी पहली चुनौती है उससे निपटने के लिए एक अपने आप को किसी तरह से समझौते के लिए भी तैयार रख रही है, एक अस्थायी समझौते के लिए भी तैयार है शुरू में? देखिए, पहली बात तो है कि बीजेपी जो है उनका आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। असम देखिए, असम में एक जमाने में एजीपी नंबर 1 पार्टी, रीजनल पार्टी मानी जाती थी और बीजेपी कमजोर मानी जाती थी। गोवा देखिए, गोवा में महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, रीजनल पार्टी, वहां की नंबर 1 पार्टी देखी जाती। जैसे उन्होंने बीजेपी के टाई अप किया, 5-10 सालों में बीजेपी वहां धीरे धीरे बढ़ी और वो रीजनल पार्टी वहां कमजोर हुई। ये हमने देखा है। दक्षिण को छोड़ के, दक्षिण में बीजेपी उस तरह से वो इंपैक्ट नहीं कर पाई है। वो एआईडीएमके से टाई अप हो, डीएमके से हो, लेकिन रीजनल पार्टी ने अपना एक तरह से दबदबा रखा है। अब आप ओडिशा देखिए, ओडिशा इज वेरी इंटरेस्टिंग। नवीन पटनायक पिछले 20 सालों से मुख्यमंत्री है। इस बार जीतेंगे तो रिकॉर्ड होगा, 6ठी बार वो मुख्यमंत्री बनेंगे। अब क्या हुआ, हमें जो जानकारी है, नवीन पटनायक के लोगों ने एक सर्वे करवाई। सर्वे में देखा गया कि नवीन पटनायक उतना इस बार सीटें नहीं ला पाएंगे जितनी वो पहले लाते थे। बीजेपी बढ़ रही है और नवीन पटनायक 100 सीटों से कम आ सकते हैं। 140 विधानसभा में है, पहली बार 100 से कम आ सकते हैं। तो नवीन पटनायक पर एक खतरा था कि एंटी इनकम्बेंसी बढ़ रही है। अगर आप बीजेपी के साथ टक्कर देंगे, मोदी फैक्टर रहेगा, क्योंकि लोकसभा विधानसभा साथ में है, बीजेपी को थोड़ा एडवांटेज आ सकता है। तो नवीन पटनायक ने सोचा, वो अनुभवी नेता है, कि हमें रिस्क इस बार नहीं लेना है, 6ठी बार बनना है, चलिए बीजेपी की तरफ जाते हैं। हमने वैसे ही उनको पार्लियामेंट में समर्थन दिया है, बाहर भी हमारे अच्छे रिश्ते हैं, हम तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी को भी लगा, देखिए, और मोदी जी को खास करके, अमित शाह कह रहे थे नहीं है, हमें उनके साथ टक्कर देनी चाहिए, ये हमारा बड़ा चुनाव हो सकता है। लेकिन मोदी जी को भी लगा कि देखिए, नवीन पटनायक जो है उनके साथ समझौता करने से एक फायदा है कि हमें बिल्कुल कांग्रेस को कोई जगह ही नहीं देनी है उड़ीसा में, और 21 से 21 सीटें हमारी तरफ आ सकती हैं। तो यहां रीजनल पार्टी का भी एक फायदा था, वहां मोदी जी का। आप आंध्र प्रदेश लीजिए, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू, जैसे मैंने पहले भी कहा, उन्होंने मोदी जी के खिलाफ बहुत कुछ कहा है, लेकिन अब एक ऐसी स्थिति आ गई है जहां उनको भी बीजेपी की जरूरत है, क्योंकि उनको दिस इज द डू और डाई इलेक्शन फॉर चंद्रबाबू। इसके बाद चंद्रबाबू, मुझे नहीं लगता राजनीति में, अगर ये चुनाव हार जाए, उनका राजनीतिक भविष्य कुछ हो सकता है। उनको भी पता है ये इनका फाइनल इलेक्शन है। उनको यह भी पता है कि वो अकेला नहीं लड़ सकते जगन के खिलाफ। 1-on-1 फाइट में जगन मोहन रेड्डी इज इन द रेस। जब पवन कल्याण आ गए, पवन कल्याण जो एक तरह से मीडिएटर थे बिटवीन बीजेपी एंड चंद्रबाबू और बीजेपी दोनों को कन्विंस किया, चलो इकट्ठा आते हैं, जगन को एक तरह से घेर लेते हैं। वही जगन जिसने पिछले 5 सालों में बीजेपी का पूरा समर्थन किया है। देखिए, आंध्र प्रदेश में बीजेपी के दोनों हाथों में लड्डू है। अगर जगन मोहन जीतते हैं तो चुनाव के बाद वो उनको समर्थन करेंगे, अगर चंद्रबाबू जीतते हैं तो वो भी उनका समर्थन करेंगे। ऐसा तो बीजेपी की अलग राज्यों में अलग रणनीति है। कर्नाटक निस्तूला का होम स्टेट, वहां आप गए हैं जेडीएस के साथ। क्यों? ऐसा नहीं है कि आपकी कोई आप लोकप्रिय, जेडीएस लोकप्रिय बन गया आपके लिए। पिछले विधानसभा में अमित शाह ने हमारे प्रोग्राम में कहा था, ये तो फादर सन पार्टी है, जो एक फैमिली रन पार्टी है, बिल्कुल करप्ट है। लेकिन आप उनके साथ आ गए। क्यों? एक तरह से आपको वो वोकली का वोट भी चाहिए, लेकिन कांग्रेस को घेरना है। तो अलग अलग स्टेट्स में मुझे लगता है बीजेपी की रणनीति अलग रही है रीजनल पार्टियों के साथ। असम जैसे राज्यों में आपने खत्म कर दिया उस रीजनल पार्टी को, असम गण परिषद, और टेक ओवर कर दिया। महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी को आपने गोवा में खत्म कर दिया, टेक ओवर कर दिया। अब महाराष्ट्र जैसे राज्य में, शायद ज्यादा जानते होंगे,
एक तो था, एक बार प्रमोद महाजन ने मुझे कहा था कि बाला साहेब ठाकरे के जाने के बाद हम वो टेक ओवर करेंगे शिवसेना को, लेकिन वो हुआ नहीं पूरी तरह से। अब वो महाराष्ट्र की कुछ विविधता है, कुछ अलगपन है, लेकिन वहां आप रीजनल पार्टी को टेक ओवर नहीं कर पाए, आप उसने स्प्लिट कर दिया। तो बीजेपी, और बीजेपी को उड़ीसा में मैं कहूं, एक उड़ीसा के नेता मुझे कह रहे थे बीजेडी के, बीजू जनता दल के, हमने तो आज की तारीख में बीजेपी के साथ जाने का तय किया है, लॉन्ग टर्म में हम खत्म है, क्योंकि आफ्टर नवीन पटनायक हूं, ये बड़ा सवाल है। बीजेपी वो पूरी तरह से नवीन पटनायक और बीजेडी के बेस को टेक ओवर कर देगी। तो ये अलग अलग राजनेता अलग अलग राज्यों में बीजेपी की इस बार अलग अलग राजनीति समीकरण देखकर वो कर रहे हैं। दिस इज एन एमएनसी बॉस जो हर मार्केट में अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग चीज मुझे यहां पर दिखती है, बीजेपी हमेशा कहती है कि रीजनल पार्टीज खत्म हो जाएंगी, और ये उनका पुराना सपना है। जेपी नड्डा कई बार ये कह चुके हैं, क्योंकि अगर कांग्रेस के साथ बीजेपी की लड़ाई रहेगी तो बीजेपी के लिए हमेशा आसान रहता है उस लड़ाई को जीतना, लोकसभा हो या विधानसभा हो। कांग्रेस के साथ उनकी लड़ाई काफी आसान रहती है उनके लिए। लेकिन रीजनल फोर्सेस में क्या है कि रीजनल फोर्सेस में आइडियोलॉजिकली वो लचीले होते हैं काफी हद तक, और उसकी वजह से बीजेपी को फाइट देने में उनको ज्यादा दिक्कत होती नहीं है उस तरीके से देखा जाए तो। लेकिन प्रॉब्लम बीजेपी के साथ क्या हो गया, महाराष्ट्र में खास करके, महाराष्ट्र एक अकेला ऐसा स्टेट है कि जहां पर उनकी आइडियोलॉजी वाली और एक पार्टी महाराष्ट्र में मौजूद थी, और वो ऑलमोस्ट बीजेपी जितना वोट शेयर ले रही है उतना ही वोट शेयर लेके महाराष्ट्र में बची रही थी। तो प्रॉब्लम उनका ये हो गया कि अगर वही आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी नहीं होती तो आज की स्थिति में महाराष्ट्र में भी बीजेपी यूपी की तरह 40% के ऊपर वोट शेयर वाली पार्टी बन जाती। लेकिन शिवसेना होने की वजह से वो उनको हासिल नहीं कर पाए, और शिवसेना का वोट शेयर सिर्फ हिंदुत्व आइडियोलॉजी की वजह से नहीं है, वो रीजनल पार्टी होने की वजह से भी उनके साथ में, और अब उसको पूरी तरीके से तोड़ना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। और इसीलिए कोशिश उनकी यह है कि जितना हो सके पार्टी को वीक करो। पार्टी वीक होगी, उनके जो संसाधन उनके पास में है वो अगर कम हो जाएंगे तो उसके जरिए पार्टी वीक होगी। पार्टी वीक होगी तो वो महाराष्ट्र में फैलना बीजेपी के लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। इसके लिए महाराष्ट्र की लंबी लड़ाई है, लोकसभा के बाद विधानसभा की लड़ाई हमको देखनी होगी, और विधानसभा में उनको पता है कि रीजनल फोर्सेस बचेंगे। और आज की स्थिति में आप देख रहे हैं कि उनको एक रीजनल फोर्स को तोड़ने के लिए दूसरा रीजनल फोर्स बनाना पड़ रहा है। आज की तारीख में एकनाथ शिंदे नहीं चाहते कि वो बीजेपी में शामिल हो जाए, वो चाहते हैं कि अब अपना पार्टी हम बचा के रखे। 10-20 वो जो ओपी राजभर का मॉडल है यूपी का, या अपना दल का मॉडल है, वो काफी फेवरेट हो गया है महाराष्ट्र में भी, कि भाई 5-6 2-3 एमपी चुन सकते हैं, ऐसा एक पार्टी रखो, 10-12 विधायक बना के रखो, ताकि न्यूसेंस वैल्यू बनी रहे और पॉलिटिक्स में आप आगे बढ़ते रहे। यूपी में भी बीजेपी को छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करना पड़ता है, फिर या वो जयंत चौधरी है या राजभर है या अपना दल है, उनके साथ में उनको जाना पड़ता है। उसी तरीके से महाराष्ट्र में होगा, और उसका फर्क कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा असेंबली में। साहिल और राजदीप कह रहे थे अबाउट पार्टीज एंड स्वॉलोइंग, जो निगल जाती है बीजेपी कभी कभी रीजनल पार्टीज को, या कांग्रेस ने भी कभी कभी किया होगा अपने जमाने में। तो ये मैं सोचती हूँ कि ये एक बहुत कॉन्टेक्सचुअल चीज है, ये संदर्भपूर्ण डेवलपमेंट होता है। जैसे AIADMK सबने सोचा था कि जयललिता जी के जाने के बाद जब EPS OPS में लड़ाई हुई तो बीजेपी जो है वो एक खेमे को अपनी तरफ करके या दोनों को मिलवाकर भी धीरे धीरे करके उनका जो गाउंडर वोट बैंक है अन्नामलाई के थ्रू वो हथिया लेगी, वो नहीं कर पाई। और कई जगह है कि जैसे बीजू जनता दल का ही खुद का देख लीजिए, जब बीजू बाबू की का देहांत हुआ तब सबने सोचा था कि डूब जाएगी पार्टी, तब नवीन बाबू आए, कोई ना कोई तो आएगा ही। एक आई थिंक बहुत पुराना इंटरव्यू है जयललिता जी का, जिसमें उनसे ये सवाल पूछा गया था कि आपने कोई उत्तराधिकारी मनोनीत नहीं किया है, और आपको नहीं लगता कि कोई उत्तराधिकारी आपको ग्रूम करके रखना चाहिए जो आए? सो उन्होंने कहा नहीं, मैं इसमें बिल्कुल विश्वास नहीं करती हूँ। मैं इस बात पे विश्वास करती हूँ जो MGR भी कहते थे कि जनता जो है अपने के बीच में से निकाल के किसी न किसी को तो नेता तय करेगी। अगर हमारी पार्टी को आगे बढ़ना है इसके बाद, वो अपने आप ही
ऐसा नेता ऑर्गेनिक प्रोसेस के थ्रू जो डेमोक्रेटिक हो, कि मतलब लोगों के सपोर्ट से, जो मन भावन हो, जो लोग जिसको पसंद करते हैं उसके प्रोसेस से वो उठ जाएं, वो पीक पोजीशन में आ जाएं। जो राजदीप कह रहे थे कि प्रमोद महाजन ने स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी ने उनको कहा था कि हम शिवसेना को स्वॉलो कर लेंगे, तो उसकी इतना आसान नहीं होगा, ये तो 2014 से ही इनफैक्ट बीजेपी को समझ में आ गया था। मुझे बहुत याद है कि जब प्रधानमंत्री मोदी को पहली बार यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड हुई थी दिल्ली में, जब बीजेपी का दफ्तर 11 अशोक रोड पे होता था, तो उस पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार सबसे पहले घोषित किया गया था वहां पे। तो फिर उन्होंने धीरे धीरे जाना शुरू किया अलग अलग राज्यों में, क्योंकि एज द प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट, और एलाइज भी आए, कुछ तो आए मिलने, कुछ उनसे मिलने ये गए। तो तब एक्चुअली बीजेपी में काफी गुस्सा था कि प्रकाश सिंह बादल जो इतने सीनियर आदमी हैं, शिरोमणि अकाली दल के नेता, वो आए और उन्होंने फूल लेके आए, गुलदस्ते लेके आए और इनका अभिवादन किया, मोदी जी का अभिवादन किया। और वहां पे उद्धव ठाकरे नहीं निकले घर से, वो उन्होंने घर पे मुलाकात की, मोदी जी वहां जाके मिले। उसके बाद मोदी जी ने पहला मीटिंग बीजेपी महाराष्ट्र की दी, तो वहां बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप लोग सब बताइए कि क्या क्या रहता है, हम लोगों का क्या अरेंजमेंट रहता है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन का क्या क्या कार्य रहता है इलेक्शन को देके, क्या क्या तैयारियां करनी है। तो सुधीर मुंगंटीवार वहां तब उस मीटिंग में मौजूद थे और उन्होंने कहा कि इतने साल आप 10 साल से ज्यादा, मतलब 12 साल से आप मुख्यमंत्री रहे हैं, आपको हम क्या बताएं कि चुनाव वगैरह के बारे में आपको क्या बताएं, आप बताइए कि आपको क्या कहना है। तब प्रधानमंत्री ने सूचियां मंगवाई कि किन किन बूथ्स पे बीजेपी के कार्यकर्ता रहते हैं और किन किन बूथ्स पे शिवसेना के रहते हैं, क्योंकि उस टाइम तक शिवसेना के कार्यकर्ता ज्यादा रहते थे बीजेपी वाले बूथों पर भी, बनस्पत इसके कि बीजेपी अपनी सारी सीटों पे अपने बूथ कंप्लीट करे। तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि ये हमारा मसल यहाँ पे रहना चाहिए, दूसरे का मसल हमारे बूथ पर क्या कर रहा है। तो ऐसे करते 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 वो अलायंस, आपको याद होगा, अलग अलग चितर बितर हो गया था 2014 के इलेक्शन आते आते, जो विधानसभा का इलेक्शन लड़ा गया था उसके बाद, जो लोकसभा के बाद में। तो कोशिश तो पूरी लगी रहती है, बट मैं हमेशा कई चीजों को ध्यान में रखती हूँ कि भाई नेता कौन है, किसकी नियति है, कोई कहाँ जाके बैठ जाए। कई जगह है कि भाई बीजेपी या कांग्रेस या कोई भी नेशनल पार्टी हो, वो निगल नहीं पाई है, और जहां वो निगल पाई है वो वही नियति थी कि वो निगलना ही था। somebody turned out to be smarter than the other person, और लेकिन ये कहीं लिखा हुआ नहीं है कि ये जरूरी में होगा। मुझे लगता है कि देवेगौड़ा जी का भी जीवन जो है इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि बहुत बात आई थिंक 98 की कोई चुनाव थी जिसमें बहुत पूरी तरह से लोग पिटे थे, या 90s का ही कोई चुनाव था, फिर उन्होंने बैठ के पार्टी अपनी आगे बढ़ाई, सबने कहा था खत्म है ये, तो अब नहीं लड़ेंगे। अभी बीआरएस के बारे में बहुत सारे लोग ये सब कह रहे हैं, बीआरएस के लोग खुद बैठ के बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। तेलंगाना में 2-3 साल ऐसे ही चलता है, जो विधानसभा जीतता है वही लोकसभा में ठीक ठाक करता है, वो पंचायती भी ठीक ठाक करता है, उसके बाद जब पलटना होता है तब चीजें पलट जाती हैं। तो इस देश का जो इलेक्टोरल लॉजिक है, और क्यों हम किसी नेता को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, क्यों नहीं पसंद करते हैं, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई टेम्पलेट की तरह इसका कोई फॉर्मूला, फिक्स फॉर्मूला नहीं है ये। जी, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं। जी राजदीप, एक बात लेकिन है इसमें जी, कि जो रीजनल पार्टीज जिनका जो एक तरह जिन्होंने शुरुआत की, अगर उन्होंने कोई उत्तराधिकारी पहले से घोषित नहीं किया या तय नहीं है कि कौन बनेगा, जैसे नवीन पटनायक, उन्होंने कभी एक तरह से ये नहीं कहा कोई मेरे परिवार से बनाया है। मिस्टर पांडियन जो है वो नंबर 2 माने जाते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग है, आईएएस ऑफिसर जो पिछले साल अब पार्टी में आए हैं, कहा जाता है वो पार्टी में नंबर 2 है, लेकिन नवीन पटनायक ने कभी घोषित नहीं किया कि वो मेरे उत्तराधिकारी है। उसी तरह से नीतीश कुमार लीजिए, बिहार में नीतीश कुमार ने कभी किसी को नहीं कहा कि वो मेरे जेडीयू में उत्तराधिकारी है। अगर ऐसी पार्टी बनती है
तो फिर नेशनल पार्टी को थोड़ा आसान होता थोड़ा है, वल्नरेबल हो क्योंकि जाता जो है। असमंजस की स्थिति बन जाती है उस नेता के जाने के बाद, जी। उसका नेशनल पार्टी पूरी तरह से फायदा लेती है। जो परिवारवाद जो है, जो पारिवारिक पार्टी है, कम से कम उसमें तय होता है उनके बाद कौन रहेगा। तो वो कमजोर भी हो जाए लेकिन उनको आसानी से आप टेक ओवर नहीं कर पाते।